चैप्टर 10। बॉबी कुमार को गिराड पैरागॉक्स बुटीक तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उतने ही टाइम में वहां की जनरल मैनेजर को उसकी खरीदारी की खबर मिल गई। किसी भी स्टोर में अगर कोई बड़ी सेल होती है तो ऊपर तक नोटिफिकेशन चली जाती है। जनरल मैनेजर ने फौरन कॉल करके कंफर्म किया कि बॉबी कुमार आए थे और अब वो कहां जा रहे हैं। सिमरन खन्ना को हल्का सा सिरदर्द महसूस होने लगा। उसने तुरंत 4 भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजा ताकि बॉबी कुमार की शॉपिंग के दौरान उनकी प्रोटेक्शन हो सके और उनके महंगे सामान की भी सुरक्षा हो। 28.7 करोड़ रुपए की शॉपिंग के साथ ऐसे कैजुअली घूमना बहुत ही अनयूजुअल बात है। बैग्स कहीं भूल सकते हैं या खो सकते हैं। सिमरन को अपनी सिक्योरिटी टीम पर भरोसा था, लेकिन इंसानी दिल पर नहीं किया जा सकता। बॉबी की डिटेल्स और कंपनी में उनका पोजीशन भेजने के बाद सिमरन ने चैन की सांस ली और खुद की तारीफ की कि उसने सही टाइम पर सही कदम उठाया। उसकी ये छोटी सी कोशिश भी उसके इवैल्यूएशन रिपोर्ट में जोड़ दी गई थी, जो उसके बॉसेस के लिए जाती है। ऊपरी अधिकारियों के हड़कंप की असली वजह थी, एक लड़के को 3 सेल्स क्लर्क्स ने एक साथ सर्व करना शुरू कर दिया और मैनेजर खुद उनकी सर्विस सुपरवाइज कर रहा था। उसकी एंट्री बहुत ही शानदार थी, कॉन्फिडेंट चाल, हाथ में पटेक फिलाइट के बैग्स और कलाई पर नया वॉच। 3 क्लर्क्स तुरंत उसके पास पहुंचे। सबको उम्मीद थी कि वो उन्हें चुनेगा और अच्छी कमीशन मिल जाएगी, लेकिन सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब उसने बिना देखे ही स्टोर की कलेक्शन में से 4 वॉच मॉडल्स के नाम ले लिए। जब उसने बोलना शुरू किया तो क्लर्क्स के चेहरे पर चमक आ गई। वो बड़ा स्पेंडर लग रहा था। जो कस्टमर्स बस यूं ही विंडो शॉपिंग कर रहे थे वो भी रुककर उसे देखने लगे, जैसे बॉबी कुमार अनजाने में सबके सामने परफेक्ट वॉच चुनने का शो कर रहा हो। उसके शॉपिंग बैग्स मैनेजर खुद पकड़े हुए थे। ये सीन सबके लिए नया था। एक फॉरेन ब्रांड का मैनेजर एक यंग लड़के का कैडी बना हुआ था। लोग डिसबिलीफ में सिर हिला रहे थे और फिर से उस लड़के की तरफ देखने लगे जिसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। आप क्राफ्ट्समैनशिप से खुश लग रहे हैं, मिस्टर बॉबी, मैनेजर ने कहा। हाँ, मुझे मैकेनिकल वॉचेस ज्यादा पसंद हैं आजकल के स्मार्ट वॉचेस से। घड़ी के अंदर की टिक टिक सुनना और गेयर्स को आपस में चलते देखना बहुत सूदिंग होता है। ये वॉच मेकर्स सच में दुनिया के आर्टिस्ट हैं, उसने बड़ी सिंसेरिटी से कहा। उसके चेहरे की जेन्युइन एक्सप्रेशन और उसकी बातों को सुनकर वहाँ खड़ी लड़कियां ब्लश करने लगी। उनके लिए वो अडोरेबली हैंडसम था। मैनेजर के नजर में बॉबी एक रेयर यंग मास्टर था। अधिकतर लोग वॉचेस सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीदते हैं, ना कि उसकी क्राफ्ट्समैनशिप के लिए। लेकिन बॉबी सच बोल रहा था। उसके हाथ में जो पटेक फिलाइट था वो देखने में सिंपल था, लेकिन उसकी मैकेनिकल डिटेलिंग की कीमत वाजिब थी। उसमें कोई चमकते जेम्स नहीं थे। वो घड़ी उसने सच में पसंद से पहनी थी। जो लोग उसकी बातें सुन रहे थे उन्होंने भी पहली बार महंगे प्रोडक्ट्स को ध्यान से देखना शुरू किया। इतना यंग लड़का अगर डिटेल पर फोकस कर सकता है तो हम क्यों बस कीमत देखकर चीजें जज करते हैं। हेलो मिस्टर बॉबी। अचानक कुछ मेल वॉइसेस ने सबका ध्यान खींचा। क्या हुआ? ये लोग कौन हैं? क्या किसी ने चोरी की है? उन्होंने उस लड़के का नाम लिया। क्या वो कुछ गलत कर बैठा है? कहीं वो स्कैमर तो नहीं? स्पेकुलेशंस की बारिश हो गई और सब में गॉसिप की भूख बढ़ने लगी। क्या ये लोग जिंदगी में इतना बोर्ड हैं? बॉबी ने एंट्रेंस की तरफ देखा। 4 यूनिफॉर्म में लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उसने हल्का सा सिर झुकाया और पूछा, यस, सॉरी टू डिस्टर्ब योर शॉपिंग सर। जनरल मैनेजर सिमरन ने हमें भेजा है आपको एस्कॉर्ट करने के लिए, एक गार्ड ने फर्मली कहा। बॉबी ने सोचा, सिमरन ऐसा क्यों करेगी? फिर रीजन समझ आ गया। उसने धीरे से सिर हिलाया। आप लोगों को तकलीफ देनी पड़ेगी। मैनेजर, अब आप रेस्ट कर सकते हैं, ये लोग मेरा सामान संभाल लेंगे, उसने पोलाइटली कहा। मैनेजर ने गार्ड्स को गौर से देखा और पहचान लिया। ये लोग टॉप सिक्योरिटी कंपनी के आर्मी वेटरन्स थे। आरएम मॉल का उस कंपनी से पुराना रिश्ता था और ये लोग सिर्फ खास क्लाइंट्स के लिए भेजे जाते थे। तो फिर ये लड़का कौन था? कैप्टन राय ने मैनेजर के कंफ्यूज्ड चेहरे को देखा और पास आकर धीरे से बोला, पता है ये कौन है? मैनेजर तेजस ने हल्के में सिर हिलाया। वो भी फिर से कैजुअली शॉपिंग करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये बेसिकली आपके बॉस हैं। इन्होंने कंपनी के 40% शेयर्स खरीद लिए हैं। हैंडओवर आज सुबह ही कंप्लीट हुआ है, कैप्टन राय ने बताया। उसे भी मजा आ रहा था किसी और का माइंडसेट हिलते देख। मैनेजर के पैरों से जमीन खिसक गई। कैप्टन राय, मजाक मत कीजिए। हमारी कंपनी का नेट वर्थ 1 बिलियन से कम थोड़ी है। और ये लड़का देखिए, इस एज में मैं तो ऑफिस में चाय पानी के काम कर रहा था, उसने कहा। कैप्टन मुस्कुरा दिया। चेयरमैन ने जनरल मैनेजर सिमरन को खुद भेजा था इनसे मिलने के लिए। और हाँ, बताइए कैसा फील हो रहा है 28.7 करोड़ के बैग को पकड़कर? मैनेजर खुद की जिंदगी पर सोचने लगा, कहाँ गलती हो गई थी। प्लानिटेरियम ट्राइएक्सियल और कॉस्मोस इन्फिनिटी एडिशन। क्लर्क्स ने जैसे ही ये सुना वो खुशी से चमक उठे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैनेजर को देखा वो अब भी ट्रांस में था। मैनेजर, मिस्टर बॉबी रेडी हैं? ओह हाँ, अभी आया। वो जल्दी से सेल्स क्यूबिकल की तरफ भागा। लड़कियां वॉचेस पैक करने लगी।
सबको इंतजार था फाइनल कॉस्ट का। वो भी कामली खड़ा रहा। टोटल है 9.2 करोड़ रुपए। पूरे स्टोर में गास्प की आवाज गूंज उठी। सांसें थमी जब उसका कार्ड स्वाइप हुआ और वो शार्प सक्सेस बीप सुनाई दी। 9 करोड़ की 2 घड़ियां, और उसने पलक भी नहीं झपकाई। और हम लोग 2 करोड़ से कम की घड़ी के लिए भी कंप्लेंट कर रहे थे। किसी ने कहा, हमेशा कोई न कोई हमसे ज्यादा अमीर होता है। ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम बस देख ही सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। एक गार्ड ने उसकी परचेसेस संभाली और बॉबी ने हाथ हिलाकर सबको बाय कहा। मिस्टर बॉबी, मैं कैप्टन राय हूँ। आपको और कहीं जाना है? मियान साय और गक्सी, और शायद 4th फ्लोर पर 2 क्लोथिंग स्टोर्स भी हैं जो मेरी नजर में थे। उसने टाइम देखकर कहा। अभी भी उसके पास 2 घंटे थे अपने नए घर जाने से पहले। नो प्रॉब्लम सर। गार्ड्स को कोई ऐतराज नहीं था इस यंग मैन का कैडबी बनने में। ऐसी लग्जरियस जिंदगी देखना उनकी रूटीन पेट्रोल से बहुत बेहतर था। जब सीनियर बॉबी खुशी खुशी अपना वार्डरोब अपडेट कर रहा था, वहीं बाकी सीनियर्स मेंटल ब्रेकडाउन के बिल्कुल किनारे पर खड़े थे। हमें ये सब जानना क्यों जरूरी है? क्या हमें काम पर जाकर ये सब कैलकुलेट करना होगा? शायद मुझे कोई फूड स्टॉल खोल लेना चाहिए। ये सब मेरे बस से बाहर है। हर स्टूडेंट का अपना अलग मेजर होता है, मतलब थीसिस में अलग अलग मॉड्यूल्स को कवर करना होता है। यह 2 से 4 साल की पढ़ाई का निचोड़ होता है। पढ़ना भी अपने आप में एक स्ट्रेस है, लेकिन चाहे जितनी बार भी वो आसमान की तरफ देख के कसम खा लें कि अब छोड़ देंगे, उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता है। 2 सीनियर्स ऐसे थे जिन्हें एक तेज आवाज ने नींद से उठा दिया। चौंकाने वाली बात ये थी कि दरवाजा उनके बेडरूम का था। लड़की ने चिल्लाकर खुद को ढकने की कोशिश की और लड़का जैसे ही इंट्रूडर को पहचान गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बी ब्रदर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन अपने बड़े भाई की नाराज आंखों को देखकर उसके दिल में डर बैठ गया। जैसे हमेशा करते हो, वैसे ही अब भी अपना टाइम इन घटिया औरतों के साथ बर्बाद कर रहे हो। जरा सोचो, नाम बनाना कब शुरू करोगे? थीसिस की डेडलाइन पास आ रही है और तुम यहाँ फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। उम्मीद है कि कम से कम इस बार प्रोटेक्शन यूज किया होगा। उसके भाई ने ताना मारा और घृणा से भरकर बात की। उसे परवाह नहीं थी कि उसका छोटा भाई और उसकी फ्लिंग दोनों नंगे थे। एक टिपटॉप कपड़े पहना आदमी और ये गंदा बिस्तर, जमीन आसमान का फर्क। उसके चेहरे पर ना कोई शर्म थी, ना ही माफी का कोई इशारा। वो तो बस अपने पिता के कहने पर आया था, वरना उसे अपने भाई से कोई मतलब नहीं। उसे तो नफरत थी कि उसकी माँ ने इसे इतना बिगाड़ दिया। एक काम कर, कपड़े पहन ले, पापा आए हैं। कम से कम दिखने में तो इंसान लग। वो आया जैसे हवा हो और छोड़ गया एक तूफान। पापा आए हैं यहाँ? मुंबई में क्यों? बेबी, वो कौन था? उसने मुझसे उस तरह बात कैसे की? लड़की शर्म और गुस्से में चिल्ला रही थी। किसी और मर्द ने उसे नंगा देख लिया था, ये बात उसे पचा नहीं रही थी। चुप हो जा वंशिका, उसे हक है। वो मेरा बड़ा भाई है। वरुण सिंह, साला ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? रवि सिंह ने उसके सवालों को इग्नोर किया और भागकर शावर में घुस गया। उसे अपने शरीर से वो सेंट हटाना था, नहीं तो उसके पापा उसकी खाल उधेड़ देंगे। वापस कमरे में वंशिका ठाकुर को जैसे होश आया। उसका चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। रवि सिंह, कॉटन की चादर लपेटकर वो बाथरूम में घुस आई। क्या बकवास है? थोड़ी आवाज कम कर सकती हो? पड़ोसी सोचेंगे ये कोई रेड लाइट एरिया है क्या? क्या चाहती हो? मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ, रवि सिंह चिल्लाया बिना पीछे मुड़े। उसका दिमाग बस अपने पिता को कैसे संभालना है उसी में उलझा था। मैंने सोचा था तुमने अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया है, वंशिका ने ताने मारते हुए कहा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। रवि को याद आया कि उसने उससे वादा किया था कि वो उसे अपने परिवार में शामिल करेगा। अब उसकी हरकतें देखकर उसने सोच लिया कि फिलहाल उसे बस एक सब्स्टिट्यूट ही रहने देना चाहिए। मैं आज अपने पापा से मिलने जा रहा हूँ ना, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मेरे भाई तुम्हें एक्सेप्ट करें। वो बहुत कंजर्वेटिव सोच रखते हैं, रवि ने बड़ी मासूमियत से कहा। वंशिका का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। उसका बॉयफ्रेंड इतनी मेहनत कर रहा था, ये सोचकर उसका दिल पिघल गया। मैं चल नहीं सकती, अगर वो मुझे जान जाएंगे तो शायद हमारे रिश्ते के लिए अच्छा हो। उसने फिर से कोशिश की। असल में वो सिंह ग्रुप के बॉस से मिलना चाहती थी। वो कंपनी पुणे की टॉप 5 कंपनियों में आती थी। हर कोई सिंह परिवार से डरता था। वंशिका ने जब बॉबी कुमार को डेट करना शुरू किया था तब उसे लगा ये प्योर लक है, लेकिन बाद में समझ आया इस दुनिया में एक औरत को टिके रहने के लिए सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट था रवि सिंह। और हाँ, वो भी दिखने में कम नहीं था। तुम्हें लगता है उस हालात के बाद अब मिलना सही रहेगा? रवि ने एक गहरी सांस ली दिखाने के लिए। वंशिका का चेहरा लाल पड़ गया उस एम्बैरेसिंग सीन को याद करके। अभी हमें बस ग्रेजुएशन पर ध्यान देना चाहिए। मुझे पता है तुम्हारा प्रोजेक्ट भी पीछे चल रहा है। उस बेवकूफ के तीनों प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं ना।
तुम दोनों तो मल्टीमीडिया डिपार्टमेंट में हो, उसी का काम यूज करके आगे निकल जाओ, रवि ने शातिर मुस्कान के साथ कहा और शावर से बोल्ड अंदाज में बाहर निकला। जब उसने वंशिका को अपनी तरफ देखते पाया और उसकी आंखों में फिर से डिजायर दिखाई दी तो उसे पता चल गया अब ये लड़की पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। उसने उसे भीगते शरीर से अपने पास खींचा और उसके होठों को धीरे से चूमा। वंशिका का शरीर उसके स्पर्श से और ढीला पड़ गया। अभी नहीं, मुझे पहले फैमिली को संभालना है, फिर मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तुम मेरा लैपटॉप यूज कर लो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। उसने उसके ठोड़ी को हल्के से पकड़कर अपना इन्फ्लुएंस फिर से जाहिर किया। वंशिका ठाकुर शर्मा गई और सिर हिलाकर हाँ कहा। रवि सिंह धीरे धीरे नीचे आया जहां वो कार खड़ी थी जो उसके भाई ने उसके लिए भेजी थी। ड्राइवर ने आदतन दरवाजा खोला और एक नॉर्मल ग्रीटिंग दी। रवि ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे वो कोई बिगड़ा हुआ अमीरजादा हो। ड्राइवर ने थक कर एक सांस ली। उसे अच्छे से पता था कि ये छोटा मालिक कितना झंझटी है। घर पर सबको पता था कि घर के मालिक और बड़े बेटे को इस लड़के से कितनी परेशानी है। रवि जब से मुंबई आया था उसकी हरकतें थोड़ी कम हुई थीं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आती थीं वो अब भी चिंता वाली ही होती थीं। सभी लोग उसके कॉलेज विजिट का इंतजार कर रहे थे। घर में एक छोटी सी खबर फैली थी। सब यही सोच रहे थे कि छोटा मालिक रवि इस खबर को कैसे लेगा। रोलिंग फायर रेस्टोरेंट का रास्ता छोटा था क्योंकि वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में था। चारों ओर ऊंची इमारतें और एलिगेंट अपार्टमेंट्स थे। रवि को उसकी माँ ने कॉलेज के टाइम के लिए 1-2 अपार्टमेंट दिलाया था। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा आम लोगों के साथ रहकर पढ़ाई करे। वो हर महीने उसका किराया देती थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि रवि उसमें कितना रहता है। लेकिन उनके पति को सब पता था। जैसे ही गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रुकी, रवि खिड़की से बाहर देखने लगा। ये एक 3 स्टार रेस्टोरेंट था, रिव्यूज अच्छे थे। रवि पहले भी एक बार यहाँ खा चुका था, लेकिन सर्विस उसे पसंद नहीं आई थी। ड्राइवर तुरंत अपनी सीट से उतरकर उसके साइड पहुंचा। रवि अंदर गया और रिसेप्शनिस्ट से रूखे अंदाज में बोला, सिंह, प्राइवेट रूम 4 जल्दी ले चलो। वो लड़का मन ही मन रवि की अकड़ को कोस रहा था, लेकिन बाहर से प्रोफेशन बना रहा और उसे प्राइवेट रूम तक ले गया। जैसे जैसे रवि रूम के पास पहुंच रहा था, उसके हाथों में पसीना आने लगा। उसे डर था कि उसके पापा कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें या उसका भाई कुछ ऐसा ना कह दे जो आज सुबह उसने देखा था। ऐसे वक्तों में वो यही चाहता था कि उसकी माँ अपने पति के साथ बिजनेस ट्रिप्स पर न जाए। अगर वो यहाँ होती तो उसे तसल्ली होती। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, सबसे पहले उसने अपने पापा अर्जुन सिंह को देखा। उनका शरीर भारी और उनका व्यक्तित्व बहुत स्ट्रॉन्ग था। बैठने के बावजूद भी वो एक कामयाब चेयरमैन जैसे लगते थे, किसी मजदूर से बने रईस नहीं। उनके छोटे काले बाल अब थोड़ा सफेद होने लगे थे और दाढ़ी भी सलीके से कटी हुई थी जिसमें ग्रे के निशान थे। टेबल के दूसरी तरफ बैठा था उसका बड़ा भाई वरुण सिंह। एक बार फिर रवि के अंदर हीन भावना भर गई। वो बैठा और अपने भाई की एलिगेंट हरकतों और कॉन्फिडेंस से भरे हाव भाव को देखता रहा। वरुण की शक्ल सूरत क्लासिकली हैंडसम थी और उसका स्टाइल भी वैसा ही। चमकते काले बाल एकदम सलीके से सेट और वो टेलरमेड सूट जैसे उसकी स्किन का हिस्सा हो। रवि के मुकाबले वरुण वो यंग मास्टर था जिसे हर लड़की अपना बनाना चाहती। वरुण ने अपना फोन रखा और एक हल्के से सिर हिलाकर अपने छोटे भाई को ग्रीट किया। रवि ने कुछ नहीं कहा और न ही उसका ग्रीटिंग लौटाया। उनके पापा ने ये देखा और एक भारी सांस ली। उनके दोनों बेटे अब एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे। अलग अलग परवरिश ने उनके रिश्ते में दूरी ला दी थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी कि दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने लगेंगे। हेलो फादर, अच्छा लगा आपको मुंबई में देखकर, रवि ने कहा। हाँ, मैंने अपना शेड्यूल थोड़ा पहले कर दिया ताकि तुम्हारे ग्रेजुएशन तक मैं यहीं रहूं। 2 महीने बचे हैं, है ना? अर्जुन सिंह ने जवाब दिया और वेटर को खाने की तैयारी का इशारा किया। हाँ, अच्छा है कि अब सब खत्म होने वाला है, रवि ने जवाब दिया। पिछले 4 साल कैसे रहे? तुम बहुत कम घर आए, पापा ने पूछा। सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्लासमेट्स अच्छे हैं और टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल हैं। अर्जुन और वरुण ने सिर हिलाया, लेकिन कॉलेज की बात आगे नहीं बढ़ाई। दोनों को असली सच्चाई पता थी। खाना आ चुका था और बातचीत सिंपल और नॉर्मल थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन सिंह ने मुंबई आने की असली वजह बताई। पुणे में हमारा बिजनेस अब एक बॉटलनेक पर आ चुका है, आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ फैमिलीज को देखा है जो दूसरे शहरों में शिफ्ट हुई और उन्हें अच्छा ग्रोथ मिला। मैंने मुंबई को चुना क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। यहाँ के लोग अनकन्वेंशनल चीजों को पसंद करते हैं, चाहे वो आर्ट हो, म्यूजिक हो या रेस्टोरेंट्स। मैं चाहता हूँ कि सिंह ग्रुप भी यहाँ अपनी जगह बनाए। वरुण अभी शिफ्ट नहीं होना चाहता, इसलिए हमें एक जनरल मैनेजर अपॉइंट करना होगा। पापा, आप ये काम बाहर वालों को क्यों दे रहे हैं? अगर भैया शिफ्ट नहीं होना चाहते तो मैं देख सकता हूँ। मुझे इस शहर के बारे में अच्छी जानकारी है और मैं जानता हूँ कि मेरी एज ग्रुप के लोग क्या चाहते हैं। रवि ने मौके को लपकने की कोशिश की। अगर ये उसे मिल गया तो कुछ महीनों में वो क्लास का सबसे सक्सेसफुल लड़का बन जाएगा। फिर वो बॉबी कुमार को भी दबा सकेगा।
ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप आज शाम को होगा। उसे हर रुकावट हटानी थी। उसे बेस्ट बनना था ताकि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, ताकि उसका भाई भी उसे हल्के में ना ले। तभी वरुण सिंह ने गला साफ किया और बैठने का अंदाज थोड़ा सीरियस कर लिया। रवि थोड़ा डर गया। उसे याद आया कि बॉबी कुमार क्यों उसकी जिंदगी की टेंशन बना हुआ है। वरुण और बॉबी दोनों का नेचर और दिमाग एक जैसा था। अगर वरुण सीईओ वाला रवैया छोड़ दे तो वो बॉबी का भाई लग सकता है। उसे उनकी कॉन्फिडेंस से नफरत थी। रवि को हमेशा खुद को उनके सामने छोटा महसूस होता था। लिटिल रवि, तुम्हारा जोश देखकर अच्छा लगा, लेकिन हमें कोई ऐसा चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो और अच्छा बिजनेस सेंस हो। ये फैमिली के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि हमारी तीसरी जनरेशन का फाउंडेशन मजबूत हो। अर्जुन सिंह के सपने बड़े थे। वो थोड़ा अलग सोचते थे, जबकि उनका बड़ा बेटा काफी प्रैक्टिकल और कंजर्वेटिव था। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन ही सिंह फैमिली को पुणे की ग्रेट 5 फैमिलीज में शामिल करता था। लेकिन वो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर थोड़े डरे हुए थे। वरुण की शादी का कोई प्लान नहीं था और रवि धीरे धीरे बिगड़े हुए रईसजादे की तरफ जा रहा था। होने वाला हूँ, मैं उस पोजीशन के लिए परफेक्ट हूँ, रवि बोला। लिटिल ब्रदर, एक डिग्री ये साबित नहीं करती कि कोई उस पोजीशन के लायक है। वो तो बेसिक क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। क्या तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंस है कि तुम पुणे ब्रांच के सीईओ बन सको? इन 4 सालों में तुमने कभी किसी कंपनी में किसी छोटी पोजीशन पर काम किया है? वरुण ने क्लियरली समझाने के अंदाज में कहा। पापा ने उसकी बातों को सहमति में सिर हिलाकर स्वीकार किया। जो बातें सलाह के तौर पर कही जा रही थीं, रवि को वो सब टॉर्चर लग रही थीं। मैं क्यों जाऊं उन जगहों में काम करने? जो काम एक मैनेजर करता है वो तो मैं भी कर सकता हूँ। सिंपल है। वरुण ने किया तो मैं क्यों नहीं? रवि ने गुस्से में कहा। पापा और वरुण दोनों ने उसके जवाब पर नाराजगी जताई। उन्हें रवि के शब्दों में तिरस्कार साफ सुनाई दिया। तुम्हारे भाई ने कॉलेज के दौरान काम किया। वो अपने टैलेंट और मेहनत से हायर हुआ। मैंने उसे बाहर एक्सपीरियंस लेने दिया ताकि उसे सोसाइटी की रियलिटी समझ आए। तभी तो हम सक्सेसफुल हो पाए। तुम्हें भी ये समझना चाहिए, लिटिल रवि, अर्जुन सिंह ने कहा। अब उन्हें अपनी आंखों से दिख रहा था कि कैसे ओवर पैम्परिंग ने रवि की सोच को बिगाड़ दिया। उन्हें पहले ही सख्ती दिखानी चाहिए थी, लेकिन उनकी पत्नी की सोच अलग थी। उनके हिसाब से पहला बच्चा फैमिली को उठाए और छोटों को ऐश करनी चाहिए। अर्जुन सिंह को ये बात बहुत खलती थी। अब उनका बेटा सोचता है कि उसे सब कुछ आसानी से मिलेगा, बिना कुछ किए, बस इसलिए कि वो सिंह फैमिली का हिस्सा है। मतलब मुझे उन लोगों के साथ काम करना होगा जो मुझसे नीचे हैं। पापा, आप सीरियस हैं? मम्मी कभी भी ये मंजूर नहीं करेंगी, रवि चिल्लाया और अपने गुस्से में भाई की तरफ देखा। तुमने किया ना ये सब? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो भैया? वरुण ने बस सिर हिलाया। उसे ये उम्मीद थी। बस बहुत हो गया, अर्जुन सिंह चिल्लाए। उन्हें गुस्सा आ गया कि ये लड़का हर बार अपनी माँ को ढाल बनाता है। वो 22 साल का है, लेकिन अब भी माँ के पीछे छुपता है। जब ग्रेजुएशन खत्म होगा, तुम्हारे रिजल्ट और इवैल्यूएशन के हिसाब से तुम्हारा काम तय होगा। 5 साल तक तुम्हें उसी तरह काम करना होगा जैसे आम लोग करते हैं। उसके बाद ही तुम कंपनी में कोई पोजीशन पा सकोगे। क्या? रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब बातें उसके लिए जैसे किसी बुरे सपने की तरह थीं। वो सब छीन रहे थे जो अब तक उसका हक था। एंट्री लेवल जॉब, अपनी मेहनत से हायर होना, मंथली सैलरी पर जीना, खुद किराया देना, खुद खाना बनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलना, कोई फैमिली हेल्प नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। क्यों कर रहे थे वो सब ये उसके साथ? याद रखो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। उसके पापा की बात जैसे उसके सिर पर तलवार बनकर लटक गई। रवि कुछ नहीं बोल पाया। वो अंदर से सुन्न हो चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, बॉबी का थीसिस। हाँ, वही उसकी जिंदगी आसान बना देगा। वरुण सिंह के अपार्टमेंट में वापस वंशिका ठाकुर एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमते हुए फोटो खींच रही थी ताकि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल सके। जगह बड़ी थी और बहुत खूबसूरत तरीके से सजाई गई थी। एक नजर में ही समझ आ जाता था कि फर्नीचर कितना हाई एंड है। जब होम टाउन के क्लासमेट्स और दोस्तों के जलने वाले कमेंट्स आए तो वो जोर जोर से हंसने लगी। आंखें फोड़ लो अपनी, मैं जल्दी ही सिंह फैमिली में शामिल होने वाली हूँ, तुम जैसे कॉकरोचेस को पीछे छोड़कर, वंशिका ने कहा। उसने जल्दी से अपना मेकअप फिर से किया और बड़ी खिड़की से बाहर का व्यू दिखाते हुए एक छोटा वीडियो बनाया। कैमरे के सामने वो एक केयरफ्री लड़की का नाटक कर रही थी जो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हो। फिर बोली, वर्किंग वर्ल्ड में जाने से पहले ये लास्ट पीसफुल दिन एंजॉय कर रही हूँ। जब उसका ये शो ऑफ सेशन खत्म हुआ तो उसने सोचा कि अब थोड़े थीसिस चेक कर लेती हूँ ताकि अपना काम आसान हो जाए। उसका लैपटॉप हॉस्टल में था तो उसने अपने बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल करने की सोची। जब उसने वरुण का HP एलीट बुक निकाला तो उसकी आंखें चमक उठी। उसे याद आया ये मॉडल तो अभी रिसेंटली ऑनलाइन एडवर्टाइज हो रहा था।
उसने सोचा रवि ने तो बहुत जल्दी नया लैपटॉप ले लिया। उसने एक पेन ड्राइव निकाली, उसे लैपटॉप में लगाया और आराम से फाइल्स खंगालने लगी। बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं था। उसे रवि सिंह का खुद का थीसिस ड्राफ्ट मिला और कुछ गेमिंग वीडियोस। टास्क बार पर 3 गेम्स के ऐप्स पिन किए हुए थे। ना कोई प्रॉपर स्टडी डॉक्यूमेंट्स, ना ही कोई कैटेगराइज्ड फोल्डर्स, ना नोट्स। कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। बॉबी कुमार के लैपटॉप से एकदम अलग। टू स्कैन इट, ये मैसेज स्क्रीन पर आया। वंशिका ने नो सिलेक्ट किया। फिर फाइल एक्सप्लोरर खुला। 3 फोल्डर्स थे। उसने बिना सोचे मल्टीमीडिया फोल्डर खोल लिया। उसने सोचा अगर इससे प्रोजेक्ट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए तो बढ़िया रहेगा। उस सीवर रैट से ये हेल्प मिल जाना भी अच्छा ही है। उसे हटा ही दिया होता तो अच्छा रहता। वैसे भी कोई उसे ढूंढने नहीं वाला। वो बड़बड़ाई और फोल्डर खोल दिया। अंदर 10 से ज्यादा टॉपिक्स के ड्राफ्ट्स थे। एक टॉपिक पढ़ते ही उसका दिमाग घूम गया, इसलिए उसने सबसे सिंपल टॉपिक चुना, सोशल मीडिया यूसेज। उसने फाइल को डबल क्लिक किया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लोडिंग स्क्रीन आ गया। वंशिका ने इंतजार किया। इतना टाइम क्यों लग रहा है ओपन होने में? उसने दोबारा क्लिक किया। अब 2 वर्ड लोडिंग विंडोज हो गई। 5 मिनट्स हो गए थे और कुछ नहीं हुआ। उसका पेशेंस अब जवाब दे रहा था। तीसरी बार क्लिक किया। इस बार एक नया मेहमान भी आया। स्क्रीन पर एक एनिमेटेड वर्म दिखा। उसके सिर पर क्यूट ब्लू हेलमेट था और हाथ में छोटा सा पिकैक्स। ये वर्म लेफ्ट से राइट घूम रहा था 5 बार। फिर उसने रुककर कैमरा की तरफ देखा और एक सैल्यूट किया। वंशिका को ये बड़ा फनी लगा। पर सैल्यूट के बाद वर्म गायब हो गया। 1 सेकंड बाद ग्लास टूटने जैसी तेज आवाज आई। अब वार्निंग्स और ब्रोकन डायल-अप इंटरनेट जैसी आवाजें मिलकर तेज शोर कर रही थीं। वंशिका घबरा गई। उसने वॉल्यूम कम करने की, एस्केप दबाने की, कर्सर हिलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं किया। स्क्रीन पर येलो वार्निंग साइंस आ गए। सिक्योरिटी अलर्ट, प्लीज चेक फाइल 035। येलो वार्निंग्स अब रेड में बदल गए। वंशिका का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पैनिक में थी। स्क्रीन ग्लिच करने लगी थी। कलर्स और टेक्स्ट इधर उधर हो गए। मेलवेयर डिटेक्टेड, सॉफ्टवेयर हैज बीन ब्रीच्ड, वार्निंग, अननोन कोड इंस्टॉलेशन, सिस्टम एरर। अब तो वंशिका का दिमाग ही घूम गया। वो कीबोर्ड पर कुछ भी दबा रही थी, कर्सर को हिला रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कम ऑन, प्लीज, कम ऑन, क्या हो रहा है? उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अब रवि को क्या जवाब दूंगी? उसका लैपटॉप तो बर्बाद कर दिया। काफी कोशिशों के बाद उसने पावर बटन दबाकर हार्ड रीसेट करने की कोशिश की। प्लीज लेट दिस वर्क। लैपटॉप बंद हुआ और 15 सेकंड्स बाद फिर से ऑन होने लगा। वंशिका को लगा अब HP लोगो आएगा, लेकिन फिर वही वॉर्न दिखा। अब वो मूव नहीं कर रहा था। उसने पोज मारा हुआ था, आर्म्स फोल्डेड और चेहरे पर एक टूथी ग्रिन। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 9 मिनट, 15 मिनट, वॉर्म स्टिल नहीं हिला। अब लैपटॉप कंप्लीटली एक्सेस नहीं हो रहा था। What the hell just happened? वंशिका बुरी तरह कंफ्यूज्ड थी।